हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर भावना। आज का मेरा टॉपिक है बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स, यानी कि व्यवहार परिमार्जन तकनीकों के बारे में हम जानेंगे। बहुत सारे चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिस्टिक चिल्ड्रंस या फिर हमारे नॉर्मल बच्चे भी बहुत सारे समस्यात्मक व्यवहारों को करते हैं, जिनको कम करने के लिए पेरेंट्स को, स्पेशल एजुकेटर को या फिर भले ही कोई ट्यूशन टीचर क्यों ना हो, उन सबको चाहिए कि वो इन सब जो भी मैं टेक्निक्स के बारे में आज जानकारी दूं, वो उनके लिए अति आवश्यक रहती है। सो दैट किस प्रकार से उन समस्यात्मक व्यवहारों को कम करना है, वो अपने आप भी इन टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करके या लागू करके उसको कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्यवहार परिमार्जन तकनीकों में आती है हमारे रीस्ट्रक्चरिंग एनवायरनमेंट। रीस्ट्रक्चरिंग एनवायरनमेंट, रीस्ट्रक्चरिंग एनवायरनमेंट को हम कहते हैं हिंदी में वातावरण या फिर कारकों में बदलाव लाना। कारकों में बदलाव लाना हम कह सकते हैं कि सपोज करो यदि कोई भी बच्चा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर को कर रहा है या खिड़की से बार बार देख रहा है या दो बच्चे आपस में बातें किए जा रहे हैं, तो इस तरह के समस्यात्मक व्यवहारों को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? वातावरण में या कारकों में बदलाव लाएंगे। किस प्रकार से ला सकते हैं? यदि कोई बच्चा खिड़की से बार बार बाहर देख रहा है तो हम उस बच्चे को खिड़की के पास से उठा करके अपने पास में बिठा देंगे, सो दैट जो उसको कहीं ना कहीं खिड़की से बाहर देखने की उसको आदत बनी हुई थी वो उसकी छूट जाए। एंड सेकेंड, दो फ्रेंड्स अगर हमें लग रहा है कि क्लासरूम में जब भी इकट्ठे बैठते हैं और बातें करते हैं, तो उस टाइम पे हमें चाहिए कि उन दोनों को एक साथ में ना बिठाते हुए एक बच्चे को हम अपने पास में बिठा लें और दूसरे बच्चे को उसी जगह पर रहने दें, जिससे कहीं ना कहीं जो बच्चे बातें कर रहे थे आपस में वो धीरे धीरे बातें करना उनका कम हो जाएगा। जो भी उनके ग्रुपिंग बनी हुई थी, ग्रुपिंग इन द सेंस कि जो भी उनकी आदतें बनी हुई थी आपस में क्लासरूम में शेयर करने की, वो भी उनकी कम हो जाएगी। एंड सेकेंड, हम बात करते हैं इग्नोरिंग टेक्निक। जब भी हम इग्नोरिंग टेक्निक हम बोलते हैं हिंदी में विलोपन, विलोपन या फिर ध्यान ना देना। बहुत सारे पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, लगता है कि हमें इग्नोरिंग टेक्निक का पता है किस तरह से इम्प्लीमेंट करनी है, बट एक्चुअल में उन्हें पता नहीं होता है कि कब बच्चों के समस्यात्मक व्यवहार जब करते हैं तो कब उन्हें इग्नोरिंग टेक्निक को यूज़ में लाना है और कब नहीं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं इग्नोरिंग टेक्निक में, तो हमें चाहिए कि हम तीन मेनली काम करेंगे, तीन चीज़ों के अटेंशन हम बच्चे को देना कम करते हैं। उसमें फर्स्ट आता है हमारा वर्बल अटेंशन, फिजिकल अटेंशन एंड थर्ड हम बोलते हैं कि नो आई कांटेक्ट। ना, वर्बल अटेंशन को हम बोलते हैं कि जो भी हम शाब्दिक तौर से ध्यान दे रहे हैं उसको ध्यान ना देना ना। एंड फिजिकल हम बोलते हैं शारीरिक। एंड नो आई कांटेक्ट हम बोलते हैं कि आंख ना मिलाना। अब इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगी कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। इग्नोरिंग टेक्निक में एक तो अगर हम लोग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड या नॉर्मल बच्चा भी टीचर को बार बार बोल रहा है कि मैम मुझे बाहर जाना है, या अंगड़ाई भरता है, वो जब भी बच्चा बार बार आवाज़ निकालता है, अब टीचर को पता लग गया
कि बच्चे ने अंगड़ाई भरी, क्यों भरी? क्योंकि वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर को कर रहे हैं। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हम कह सकते हैं कि कैसा, सपोज कि अगर बच्चा अंगड़ाई भर रहा है तो उस टाइम पे टीचर ये नहीं बोलेगा कि तुमने ये आवाज़ कैसे निकाली। जब टीचर जान रहा है कि उसने जानकर के इस बिहेवियर को किया, तो उस टाइम पे टीचर उसको ना बोलते हुए उसको इग्नोर करेगा। तो उस टाइम पे क्या कर रहा है, वर्बल अटेंशन भी नहीं देगा, तुमने यह क्या किया या क्यों किया यह भी नहीं बोलेगा, एंड फिजिकल अटेंशन भी नहीं देगा, उसकी तरफ देखेगा ही नहीं, ना तो उसको देखेगा ना ही उसके पास जाएगा। ना, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जब बच्चा अंगड़ाई भरने वाला है या फिर बच्चा बार बार कह रहा है कि मैम मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, तो या फिर बच्चा कोई भी अनवांटेड सा क्वेश्चंस को बार बार टीचर से पूछा जा रहा है सो दैट टीचर उसको अटेंशन दे, तो उस स्थिति में भी हम बच्चे को क्या करेंगे, इग्नोरिंग टेक्निक को अपनाएंगे। एंड हम एक और एग्जाम्पल कोड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं किसी बच्चे के साथ में काम कर रही हूँ, बच्चा नॉर्मली कलरिंग कर रहा है या फिर पैकबोर्ड एक्टिविटीज़ को हम बोल सकते हैं कि ब्लॉक्स को लगाया जा रहा है, लेकिन ऑल ऑफ सडन एकदम से बच्चा उनको ऑब्जेक्ट्स को फेंक देता है, तो अब उस कंडीशन में हम बच्चे को क्या करेंगे, हम इग्नोर करेंगे। इग्नोर क्यों करेंगे, हम बच्चे को ऐसे नहीं है कि तुमने ये क्यों किया, सबसे पहले हम उसको वर्बली हम इंस्ट्रक्शंस देना उसको बंद कर देते हैं। बहुत सारी मदर्स का ये रहता है कि जैसे ही मैं अदर्स की बात नहीं करूँगी, आई एम ऑल्सो अ मदर, तो जब भी हमारा बच्चा किसी प्रकार का समस्यात्मक व्यवहार कर रहा है या जो हम चाह रहे हैं उसके विपरीत जा रहा है, तो हम एकदम से हाइपर हो जाते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स को चाहिए वो काम डाउन रहे, टीचर को चाहिए कि काम डाउन रहे। एंड सेकेंड, वर्बल इंस्ट्रक्शंस, जब भी बच्चा हमारा कहना नहीं मान रहा है, फ़ोन चलाया जा रहा है, या जैसे मैंने बोला कि उसने ब्लॉक्स को फेंक दिया, अब उस टाइम पे मैं क्या करूँगी, बच्चे को कोई भी कुछ भी नहीं बोलूँगी, उसको वहीं पे फिज़िकली अटेंशन भी देना बंद कर दूँगी। मैं 5 मिनट्स के लिए वहाँ से उठ करके चली जाऊँगी, ना ही मैं उसको कुछ बोलूँगी। ऐसा भी नहीं है कि आप उठ करके तो वहाँ से चले गए, लेकिन जब आप किचन में भी गए हैं तो भी वहाँ से आप बोले जा रहे हैं कि तुमने सब ऑब्जेक्ट्स को फेंक दिया, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई थी, बाकियों के बच्चे तो इतने अच्छे हैं, वो कहना मानते हैं और तुम बहुत ही गंदे बच्चे हो। तो इस तरह से भी हमें उसको नहीं बोलना है। जब भी हमने बच्चे को, अब हमने क्या बोला कि फिजिकल अटेंशन, जब हम वहाँ से उठ कर के चले गए तो हमें वर्बल अटेंशन भी नहीं देना है, क्योंकि बच्चे को जब आप बार बार बोलते रहोगे तो जो वो चाह रहा है अटेंशन आपसे, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में आप शाब्दिक तौर से उसको दिए जा रहे हैं। एंड नो आई कॉन्टेक्ट, इसमें हम बोलते हैं, सॉरी गलती से लिख दिया, नो आई कॉन्टेक्ट हम बोलते हैं कि जब भी आप बच्चे के पास 5 मिनट्स के बाद भी आ रहे हैं तब भी आप बच्चे को आई कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं देंगे। आप उसको क्लियरली बता देंगे कि आप उसके इग्नोर अगर आपने किया हुआ है तो आप किस समस्यात्मक व्यवहार से उसके कहीं ना कहीं आपने कारण से आपने इसको किया। यदि आपसे बच्चा पूछता है, आप 5 मिनट के लिए प्लेस को जब छोड़ देते हैं, आप चले गए थे, वापस जब आप आओगे तो आप बच्चे के बैक साइड में, बच्चे के पीछे बैठ करके उसका हाथ पकड़ के उन जो भी ब्लॉक्स उसने फेंके थे उनको आप अप्रोप्रिएट प्लेस पे रख सकते हैं बिना कुछ बोले। आपको कुछ भी नहीं बोलना है उस टाइम पे। अब हमने इग्नोरिंग टेक्निक इतना तो बता दिया कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं इसको प्रैक्टिकली भी करके आप लोगों को वीडियो बना करके दिखाऊंगी कि किस तरह से हम लोग प्रैक्टिकल करके बच्चों को सिखा सकते हैं या हम लोग उनके समस्यात्मक व्यवहारों को कम कर सकते हैं। इग्नोरिंग टेक्निक का अब हम लोगों ने ये तो सीख लिया कि हमें इग्नोर करना है, लेकिन किन चीज़ों के लिए, किन व्यवहारों के लिए हम यूज़ करेंगे। जब भी हमें लग रहा है बच्चा समस्यात्मक व्यवहार कर रहा है कि लाइक यदि हमें लग रहा है कि जिससे बच्चे को हार्म नहीं पहुंच रहा है, वहाँ पर हम बच्चे के लिए इग्नोरिंग टेक्निक को अप्लाई करेंगे। ना कि जब कोई बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या हमें लग रहा है कि वो एक दूसरे को हार्म पहुँचा सकते हैं, नुकसान पहुँचा सकते हैं, ऐसी स्थिति में हम बच्चे को इग्नोरिंग टेक्निक का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एंड सेकेंड थिंग, जब भी मैंने जैसे बोला कि इन 3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जब भी हम बच्चे के समस्यात्मक व्यवहार को कम करने के लिए इग्नोरिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो जब हम फिजिकल अटेंशन को कम करते हैं, सपोज करो कि यदि बच्चा, अभी तो मैंने जैसे एग्जांपल दिया, बच्चा ब्लॉक्स को लगा रहा था
या हो सकता है कि बच्चा कोई और चीज़ भी करे, तो हम ध्यान रखेंगे जब हम प्लेस को छोड़ते हैं फिजिकल अटेंशन बंद करने के लिए, जब 5 मिनट्स के लिए उठ के जाते हैं, तो दैट टाइम हम ध्यान रखेंगे कि बच्चे के आसपास कहीं कोई हार्मफुल ऑब्जेक्ट तो नहीं है जिससे बच्चे को चोट लग सकती है, चाकू तो नहीं है, या कोई और अदर कोई ऐसी थिंग तो नहीं है जिससे बच्चा खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। तो उस जो भी हार्मफुल हमें लग रहा है ऑब्जेक्ट है उसको हम साइड कर देंगे। हम ध्यान रखेंगे कि जब भी हम प्लेस को खाली करते हैं, 5 मिनट के लिए भी वहाँ से उठ कर के जा रहे हैं, तो बच्चे के पास आसपास ऐसा कोई सामान नहीं होना चाहिए जो नुकसानदायक हो। एंड इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा आता है फिजिकल रेजिस्टेंस। फिजिकल रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं शारीरिक प्रतिबंध। नाम से ही क्लियर कर रहे हैं, ये जितनी भी टेक्निक्स मैं बता रही हूँ उनको पनिशमेंट टेक्निक्स बोलते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हम बच्चे को इसमें सज़ा दे रहे हैं, है ना, पनिशमेंट दे रहे हैं। फिजिकल रेजिस्टेंस का मतलब होता है शारीरिक रूप से प्रतिबंध करना। कैसे हम कर सकते हैं? सपोज करो यदि कोई बच्चा रिपीटेटिव बिहेवियर कर रहा है, बच्चा बॉडी को हिलाए जा रहा है, तो उस टाइम हम बच्चे को क्या करेंगे? फिजिकली तौर से हम प्रतिबंध करेंगे। तो हम उसके गर्दन पे हाथ को रखते हुए, जैसे बच्चा अगर मूव कर रहा है तो हम उसके बैक साइड उसके नेक पर हाथ रखेंगे सो दैट वो उस बिहेवियर को करना बंद कर दें। फ्लैपिंग हैंड कर रहा है बच्चा बार बार, यदि बच्चा हाथों को हिलाए जा रहा है तो हम उसके हाथों को पकड़ के उस बिहेवियर को करने से रोक सकते हैं। या हमें लग रहा है कि बच्चा कई बार इतना ज़्यादा हाइपर हो जाता है कि बच्चा खुद को ही थप्पड़ मारना शुरू कर देता है, हार्म पहुंचाना, जैसे मैंने सेल्फ इंजरियस बिहेवियर बताया था, अदर इंजरियस बिहेवियर बताया था। तो उस कंडीशन में हम बच्चे के हाथों को सॉफ्ट हम बोल सकते हैं कपड़े से ओनली, जब भी हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं तो 2 से 5 मिनट्स तक, 2 से 5 मिनट तक के लिए हैं हम यूज़ में लाएंगे। तो हम सॉफ्ट कपड़े से बच्चे के हाथों को बैक साइड में बांध देंगे, जिससे कि बच्चा अगर खुद को नुकसान पहुंचाने वाला व्यवहार कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं प्रतिबंध लग जाए, वो रुक जाए। समटाइम टीचर्स हैं या पेरेंट्स इन टेक्निक्स के बारे में पढ़ तो लेते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू यूज़ दिस टेक्निक्स फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। कई बार एक बार इंसिडेंट ऐसे भी हुआ कि स्पेशल एजुकेटर ने टेक्निक को तो पढ़ लिया, लेकिन जब इम्प्लीमेंट किया उन्होंने तो 2 घंटे के लिए बच्चे के हाथों को रस्सी से बांध दिया, जिससे बच्चे के ब्लड क्लॉटिंग हो गई। ब्लड क्लॉटिंग हम कह सकते हैं कि खून उसका थक्का जम गया और बच्चे को हाई फीवर हो गया। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी हम बच्चे के लिए शारीरिक रूप से क्रियाओं को करने के लिए प्रतिबंध भी लगा रहे हैं तो हम 2 से 5 मिनट तक ही करेंगे। उसके उपरांत भी हमें लग रहा है कि बच्चा दोबारा से, कई बार बच्चा और ज़्यादा हाइपर होता है और ज़्यादा फोर्स के साथ में उस बिहेवियर को करते हैं, तो हम थोड़ी सी ड्यूरेशन और बढ़ा देंगे उसकी। हम कह सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए और उसको वही फिजिकल तौर से उसको प्रतिबंध लगाएंगे, चाहे हमने कपड़े से बांधा है, बट 2 से 5 मिनट तक का ही पीरियड रहता है इसका। तो ये तो फिजिकल रेजिस्टेंस था। इसके बाद में हमारा आता है टाइम आउट। टाइम आउट, हम लोग टाइम आउट ही बोलते हैं इसको, कि थोड़ी देर के लिए, नाम से क्लियर हो रहा है कि किसी भी क्रिया से बच्चे को हटाना है। कोई भी, यदि हमने सपोज बच्चे को कोई काम करवा रहे हैं, वेदर क्लासरूम में, जैसे मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ बच्चों को, और मुझे लग रहा है कि कोई बच्चा एकदम से हाइपर होकर के बोलना शुरू कर देता है या दूसरे बच्चे को थप्पड़ मार देता है या सामान को फेंक देता है, तो ऐसी कंडीशन में, या कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि एरोगेंट नेचर के होते हैं, बॉसीपन होता है, तो वो रूल्स को ब्रेक करते हैं। तो उस कंडीशन में हम टाइम आउट का यूज़ करते हैं। टाइम आउट मतलब हम एक्टिविटी से बच्चे को हटा देंगे। अब किस तरह से हमने यूज़ में लाना है यह भी बहुत क्लियर होना टीचर के लिए ज़रूरी रहता है।
कि टाइम आउट जब भी हम यूज़ में लाएंगे तो क्लासरूम में जैसे टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा बार बार उठ कर के बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, तो उस टाइम पे हम बच्चे को या तो हम कह सकते हैं कि आप हेड डाउन करके क्लासरूम में आपको आवाज़ जो भी टीचर पढ़ा रहा है वो सुनाई तो दे रही है लेकिन आप देख नहीं सकते हो, तो हेड डाउन करने के लिए बोल सकता है। या फिर टीचर बच्चे को दीवार की साइड, जैसे अगर क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है तो वो क्लासरूम में टीचर को ना देखते हुए या बोर्ड को ना देखते हुए दीवार की साइड अपना मुंह करके उसको सुनेगा। या फिर टाइम आउट में ही हम कोई बच्चा समस्यात्मक व्यवहार बार बार कर रहा है तो ऐसे में हम टाइम आउट बच्चे को एक कमरे में भी बंद कर सकते हैं। कमरे में बंद करने का मतलब है कि बच्चा जहाँ पर ना तो किसी से बात कर सके, ना किसी को देख सके, और उसको यह क्लियर भी करना है कि क्यों उसको टाइम आउट दिया गया, क्यों उसको उस एक्टिविटी से हटाया गया है। जैसे कि मैंने बोला, जब भी हम पनिशमेंट टेक्निक्स का यूज़ करते हैं 2 से 5 मिनट तक ही करेंगे, इससे ऊपर बच्चे के ऊपर नहीं करेंगे। जब ज़्यादा लग रहा है कि बच्चा और ज़्यादा उस बिहेवियर को रिपीट कर रहा है तो हम दोबारा से उसको थोड़ा सा ड्यूरेशन उसका बढ़ा देंगे। तो टाइम आउट हम लोग, जैसे एक और भी तरीका, जैसे प्लेग्राउंड में बच्चा गेम्स को फॉलो नहीं कर, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, गेम खेलते वक्त किसी को धक्का मुक्की करता है। अब बच्चे को वो गेम खेलना तो पसंद है लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, रूल्स को ब्रेक करता है, दूसरे को धक्का मुक्की करता है, बॉसीपन वाला बिहेवियर दिखाता है। तो ऐसे में हम बच्चे को उस गेम से हटा करके साइड में कर देंगे, सो दैट उसको पता चले कि उसको जो टाइम आउट दिया गया है, पनिशमेंट दी है, वो किस रीज़न से दी गई है। सो जब भी हम टाइम आउट देंगे तो इन सब चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे। एंड नेक्स्ट हमारा आता है कन्वेइंग displeasure। कन्वेइंग डिस्प्लेजर का मतलब होता है नाराजगी प्रकट करना। आई एम ऑल्सो अ मदर। जब मेरा बच्चा भी कोई समस्यात्मक व्यवहार को प्रकट करता है तो मैं उस टाइम उससे नाराज़ हो जाती हूँ। लेकिन मदर्स का वही सारी चीज़ें अगेन मैं कहूँगी कि मदर्स जब भी बच्चे से नाराज़ होती है तो वो वर्बली तौर से कहीं ना कहीं उसको इंस्ट्रक्शंस देना या नाराज़गी प्रकट करना कभी नहीं छोड़ती है। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी आपको लग रहा है कि आप अपने बच्चे से नाराज़ चल रहे हैं या कोई स्पेशल एजुकेटर टीचर के भी साथ में बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, आप नाराज़ हैं, तो सबसे पहले आप बोलना बच्चे से छोड़ देंगे। उसको आई कांटेक्ट करना बिल्कुल आप बिल्कुल नहीं दोगे, बिल्कुल भी उसके साथ आई कांटेक्ट नहीं करोगे। और क्या नाराज़गी की वजह है, सबसे पहले आप बच्चे को वो क्लियर कर देंगे कि किस वजह से आप बच्चे से नाराज़ चल रहे हैं। आप एक बारी उसको बता ज़रूर दोगे। एंड जब भी हम बात कर रहे हैं कि हम बच्चे को क्या अटेंशन नहीं देंगे, जब बच्चा बार बार आपको बुलाने की भी कोशिश कर रहा है तब आप उससे बिल्कुल भी नहीं बोलोगे। इसके बाद में हमारा आता है ओवर करेक्शन। ओवर करेक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं अति सुधार। अति सुधार हम नाम से क्लियर हो रहा है कि सपोज करो यदि बच्चा कोई, अति सुधार का मतलब है कि बच्चे ने कोई गलती की है तो हम वो गलती को तो इम्प्रूव करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसी के साथ ही साथ हम क्या करेंगे, बच्चे से जो उसने अगर सपोज अगर क्लासरूम में बच्चे ने थोड़ी सी जगह पर कचरा फैलाया तो हम बच्चे से खाली उस टेबल पर या उस थोड़े से एरियाज पर ही बच्चे से उसको कचरे को हटाने के लिए नहीं कहेंगे, बल्कि हम उसको पूरा रूम साफ करने के लिए कहेंगे, सो दैट उसको रियलाइज़ होए कि उसको जो करने के लिए, जो करेक्शन करने के लिए दिया गया है या उसको जो भी पनिशमेंट टेक्निक का यूज़ किया गया है वो उसके समस्यात्मक व्यवहार को कम करने के लिए किया गया है। अति सुधार में हम लोग, जैसे बच्चा टॉयलेट कर देता है क्लासरूम में, अब बच्चे को हम पोछा खाली उस जगह पे जहाँ उसने टॉयलेट किया वहीं पर ही लगाने के लिए नहीं बोलेंगे,
बल्कि उसको पूरे रूम में उसको रूम साफ़ करने के लिए बोलेंगे, मोप लगाने के लिए बोलेंगे। लेकिन हम ध्यान रखेंगे जब भी हम ओवर करेक्शन करने के लिए देते हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कहीं बच्चा उस चीज़ को इंजॉय तो नहीं कर रहा है, इग्नोरिंग टेक्निक में है, या फिर हम कह सकते हैं जितनी भी मैंने अदर अभी टेक्निक्स को बताया है तो उसमें भी हम यही ध्यान रखेंगे कि हम इन टेक्निक्स का यूज़ तब करेंगे जब हमें लग रहा है कि उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है, या जब हम इन टेक्निक्स को बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसका बच्चे के ऊपर पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं अभी ओवर करेक्शन, जब हम बच्चे ने अगर पानी फेंका है और हम उसको पोछा लगाने के लिए बोलते हैं तो कई बार बच्चा उसको एंजॉय भी करना शुरू कर देता है। जब हमें लग रहा है कि बच्चा पोछा लगाना एंजॉय करने लग गया तो हम उसको वहीं पर ही उस बिहेवियर को करने से रोक देंगे। एंड नेक्स्ट हमारे आते हैं रिस्पॉन्स कॉस्ट। रिस्पॉन्स कॉस्ट टेक्निक। रिस्पॉन्स कॉस्ट टेक्निक को हम बोलते हैं कि प्रतिक्रिया मूल्य। प्रतिक्रिया मूल्य मतलब कि रिस्पॉन्स हमें क्या क्लियर हो रहा है कि जो भी बच्चे ने पॉजिटिव बिहेवियर किया एंड कॉस्ट, उसके बदले में जो भी हमने बच्चे को कुछ भी सपोज करो हमने रीइंफोर्समेंट दिया, रिवॉर्ड दिया, टोकन दिया, वट एवर वी हैव गिवन टू द चाइल्ड, जो कुछ भी हमने बच्चे को दिया, यदि बच्चा पॉजिटिव बिहेवियर के तुरंत बाद में कोई समस्यात्मक व्यवहार को कर देता है तो हम तुरंत उससे जो भी रिवॉर्ड दिया था उसको हम वापस ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को जब आपने लिखने के लिए बोला और बच्चे ने सुंदर हैंडराइटिंग में कुछ लाइंस या पैराज को लिख लिया, उसके तुरंत बाद बच्चा हो सकता है कि गाली दे रहा है, अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, या दूसरे बच्चे को धक्का मुक्की कर रहा है, तो हमने जो भी उसको टोकन दिया था उसको हम वापस ले लेंगे और उसको हम तुरंत बता भी देंगे कि क्यों हमने, जब भी हम बच्चे को, मैंने जैसे बोला कि रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड देते हैं, जब हम टोकन देते हैं तो वो भी हम बच्चे को तुरंत बताएंगे, और जब हमने बच्चे से उसको वापस लिया तो भी हम उसको क्लियर ज़रूर करेंगे कि किस बिहेवियर को या किस समस्यात्मक व्यवहार को करने के कारण से उससे जो भी उसको टोकन दिया गया था उसको हमने वापस ले लिया। तो ये कुछ हम कह सकते हैं कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स थे जिनका जाना बहुत ही ज़रूरी था। जो भी हमने 8 टेक्निक्स को पढ़ा, ये पनिशमेंट टेक्निक्स के अंदर आती हैं। इनको कैसे बच्चों के ऊपर प्रैक्टिकली तौर से हम कर सकते हैं या इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, तो वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल वे में जल्द से जल्द वीडियोज़ को बना करके बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए आपको दिखाऊंगी। एंड दूसरी जो मेरी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें आपको बताऊंगी कि डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट टेक्निक, ये पनिशमेंट थी, उसमें हम लोग किस प्रकार से पुरस्कृत करते हुए बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड वन मोर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ आप लोगों को किस तरह का कंटेंट चाहिए, आपको जो भी मैं कंटेंट आपको डिलीवर कर रही हूँ वो कैसा लग रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जा कर के फीडबैक ज़रूर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच।